मैंने जो कुछ सहा है, मैं नहीं चाहती कि वो कोई और लेडी सहे। हाँ जी, देखिए इंडिया में एक्चुअली होता क्या है कि अ, जैसे गॉसिप है, हम्म। मैं बहुत छोटा-सा एग्ज़ाम्पल ले रही हूँ कि गॉसिप है या रूमर है, ये हमें लगता ही नहीं है कि ये टॉक्सिक एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहा है, किसी को प्रॉब्लम भी क्रिएट कर रहा है। आप मतलब ये फील्ड को क्यों चुने? आप ये पॉश एजुकेशन, कुछ इंसिडेंट आपको हुआ? नहीं तो आप देखे कि आपके चाइल्डहुड में व्हाट एक्चुअली मोटिवेटेड यू? बिकॉज ये ऐसी टबू टॉपिक है अब आजकल। दो वी आर सेइंग दैट वी आर प्रोग्रेसिव सोसाइटी, बट लोग ऐसा फील्ड को बहुत कम लोग चुनते हैं ना, इसलिए एक क्यूरियस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हुए हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि भारत में, इंडिया में हमारे ऐसे कौन से कल्चरल फैक्टर्स हैं कुछ जो कंट्रीब्यूट करते हैं सेक्सुअल हैरेसमेंट केसेस को, जो कि वर्क प्लेस में होते हैं, स्पेशली इंजीनियरिंग और आईटी के जो क्षेत्र हैं, जिस वजह से वो कम रिपोर्ट हो पाते हैं? क्या ऐसे कारण हैं मेन? देखो सबसे इम्पोर्टेंट तो मुझे ये लगता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपने पूछा। दी गाइडिंग वॉइस हिंदी में आपका स्वागत है। टीजीवी हिंदी आपके बेहतर भविष्य के लिए, और मैं हूँ नवीन समला और मैं हूँ पायल मित्तल। दी गाइडिंग वॉइस प्लेटफॉर्म का फाउंडर एंड चीफ होस्ट यानी व्यवस्थापक और मुख्य मेजबान। और मैं हूँ टीजीवी हिंदी में आपकी को होस्ट। द गाइडिंग वॉइस हिंदी के माध्यम से हम इस दुनिया को कुछ बेहतर बनाना चाहते हैं। हम महत्वपूर्ण बातें करते हैं जिससे कि आपके जीवन और करियर को कुछ बेहतर बना सके। तो दोस्तों, आज हमारे टीजीवी हिंदी वर्चुअल स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ी हुई है मीना गोयल जी। और आज एक शानदार टॉपिक लाए हम, चुप्पी तोड़ना, कार्यस्थल सुरक्षा और सशक्तिकरण, मींस ब्रेकिंग द साइलेंस, एंड लेट अस डाइव डीप इनटू वर्कप्लेस सेफ्टी एंड एम्पावरमेंट। मगर ये टॉपिक शुरू करने से पहले अपनी मेहमान मीनू गोयल जी के दिमाग में चलिए थोड़ी गुदगुदी करेंगे। मीनू जी, हम कुछ यादृच्छिक शब्दों का उल्लेख करेंगे और आपके दिमाग में जो आता है आप उसे साझा करना चाहिए। आप ज्यादा मत सोचना। अगर तैयार है तो हम शुरू करेंगे। Hello, I'm Steve Ahern, one of the judges of the Asia Podcast Awards. I'm interrupting this episode to let you know that you're listening to an award-winning podcast. This podcast won its category in the 2024 Podcast Awards, so you know you're listening to quality. Enjoy your listening experience, and congratulations to the team who created this award-winning podcast for you. ऑलराइट, ठीक है, पहला शब्द तो फ्यूचर मतलब भविष्य। फ्यूचर फॉर मी एक खाली पन्ने की तरह होता है जिस पर हम आज लिखते हैं, बट आगे के लिए लिखते हैं। सो फ्यूचर इज जस्ट लाइक अ ब्लैंक पेज टू मी। वाओ, सो पावरफुल। और सपना, ड्रीम। सपना वो होता है जो हम मेहनत और हिम्मत से सच बनाते हैं। हम्म। जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी। जिज्ञासा, जैसे मेरे ऑफिस का भी टैगलाइन है, लर्निंग नेवर एग्जॉस्ट द माइंड। सो जिज्ञासा वो होती है जो हमें हर समय नई बातें सीखने का और जानने का मौका देती है या प्रेरणा देती है। सो कीप लर्निंग न्यू थिंग्स। सुपर सुपर। और धन, मनी। मनी तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, ये एक वो साधन है जिससे हम कुछ भी चीज हासिल कर सकते हैं। अच्छा, और आखिरी शब्द मेरे तरफ से जिंदगी, लाइफ। जिंदगी, आपने सुना होगा एक राजेश खन्ना की भी मूवी थी, जिंदगी लंबी नहीं, इम्पोर्टेंट होनी चाहिए। तो जिंदगी एक अनमोल सफर है जो मुझे लगता है कि हमें जीना चाहिए, केवल गुजारना नहीं। वी शुड नॉट लिव अ लाइफ की बस जीना है, पूरा करना है। वी शुड लिव एवरी मोमेंट ऑफ इट। सो इस अनमोल सफर को हर दिन पूरी तरह से जीना चाहिए। वाह, पावरफुल। अमेजिंग मीनू जी, बहुत ही अच्छे और ऐसे पॉजिटिव थॉट्स वाले आपने हमारे को जवाब मिले हैं। और अब मेरी बारी है नवीन के बाद में आपसे कुछ पूछने की, और मेरी तरफ से पहला शब्द आ रहा है आपकी तरफ, आविष्कार। आविष्कार है तभी हम यहाँ पे बैठे हैं, वर्चुअली कनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ। ये एक नई चीज बनाने का एक तरीका होता है जो हमारी
जरूरतों को पूरा करता है। हमें लगता है आज कुछ कमी है, इसे कैसे पूरा किया जाए, तो उसके लिए हमें इन्वेंशन या आविष्कार करना पड़ता है। और जब तक हमारे अंदर जिज्ञासा नहीं होगी, जो अभी आपने पूछा था, क्यूरोसिटी और कुछ करने की चाह, लर्निंग की कैपेसिटी, तब तक ये आविष्कार नहीं हो सकता। सो जरूरतों को पूरा करना और नई चीजों के लिए तैयार रहना, दैट इज आविष्कार। अमेजिंग। और अगला शब्द आ रहा है एलियंस। एलियंस का नाम सुनते ही मुझे मूवी याद आ जाती है, ऋतिक रोशन की जादू। राइट। शायद वो हम सबके लिए एक पहली एलियन टाइप मूवी थी, तो हम सबके दिमाग में वो जादू ही आता है। एंड आई होप वो जादू ऐसा ही सबकी जीवन में बना रहे। एंड जादू इज लाइक मेकिंग हैप्पीनेस एवरी टाइम। और अगला शब्द इज नेतृत्व, लीडरशिप। लीडरशिप मेरे ख्याल से ना, मुझे जो लगता है वो ये होता है कि दूसरों को प्रेरणा देना, प्रेरित करना। ये नहीं है कि हम केवल दूसरों के ऊपर हुक्म चला रहे हैं या हम बोल रहे हैं कि ओ वी आर द लीडर्स। इट मीन्स कि हमें एक दूसरे को साथ में लेके आगे चलना है। आपको जो नहीं आता वो सिखाना है, टेकिंग अदर्स टूवर्ड्स यू, टूवर्ड्स देयर गोल। और मैं पक्के इसमें विश्वास रखती हूँ कि आप बहुत सारी पढ़ती होंगी बुक्स, किताब। किताब तो हमने बचपन से सुना है, बेस्ट फ्रेंड्स होती हैं। आपके पास कोई नहीं है तो आपको नई दुनिया दिखाती हैं, आपको हर एक चीज नई सोचने पे मजबूर करती हैं, कई बार रियलिटी दिखाती हैं और कई बार फिक्शन की दुनिया में भी ले जाती हैं। सो बुक्स आर ऑलवेज योर बेस्ट फ्रेंड। आपको कभी अलोन नहीं करती, वो आइसोलेटेड नहीं फील कराती। और इनफैक्ट मैंने जो बुक लिखी थी, पॉश प्ले बुक, वो पॉश के बारे में एक कॉमेडी बुक है। सो दैट जैसे मैं आर्चीज या चाचा चौधरी पढ़ती थी, आई नो आप लोग भी, आपने भी पढ़ा होगा, ये पिंकी बिल्लू, ये हमारे टाइम की हिंदी की बुक्स होती थी और बहुत मजा आता था चाचा चौधरी पढ़ने में। तो एवरी डे जितनी छुट्टियां होती थी उतने में हम पढ़ते थे। बिल्कुल। और अगला शब्द है आपके लिए सफलता, सक्सेस। सक्सेस, अगर हम सफल मतलब अगर हम मेहनत करेंगे और पेशेंस रखेंगे, डेडिकेशन से काम करेंगे, तो हमारी जो कोशिशें हैं वो हमें डेफिनेटली सक्सेस दिलाती है। चाहे ऑब्स्टिकल्स आएंगे, परेशानियां आएंगी, बट अगर हम कोशिश करते रहेंगे और लगे रहेंगे कंसिस्टेंसी के साथ, तो हमें सक्सेस जरूर मिलेगी। और मेरी तरफ से आखिरी शब्द, जो कि शायद आज हमारे जो टॉपिक है उससे बहुत सारा रिलेट करता है, वो है आवाज, वॉइस। आवाज, आपकी आवाज ही आपकी पहचान है। और मैं हमेशा यही बोलूंगी कि रेज योर वॉइस। अगर आप कोई भी चीज आपको लगता है कि आप अनकंफर्टेबल है, तो कोई और आपके लिए बोलना नहीं आएगा। तो आपकी आवाज आपकी पहचान है। और अगर आप दुनिया में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं, तो आपको ये सोचना होगा कि आप बदलाव लाने के लिए भी आपको आवाज ही उठानी होगी, केवल बोलने से काम नहीं चलता। सो रेज योर वॉइस, अपनी आवाज उठाइए, अपने हक के लिए उठाइए। थैंक यू मीनू जी। और मीनू जी, पहला रैपिड फायर राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरा रैपिड फायर राउंड एपिसोड के अंत में है, जब तक स्टे ट्यून्ड। एंड मीनू जी, हार्टी वेलकम टू द गाइडिंग वॉइस हिंदी। कैसे हो आप? बहुत बढ़िया। और आपसे बात करके मुझे लगा मेरे दोबारा से एग्जाम्स हो रहे हैं। Oh my God, we'll make it more simpler. Oh my God, ठीक है। और मीनू जी, हम शुरू करते हैं आपके जीवन और करियर से। आपका ब्रीफ एलिवेटर पिच शेयर कीजिए हमारे ऑडियंस के साथ। आपका शुरुआत कैसी थी, करियर और का एजुकेशन बैकग्राउंड, जो भी आप बता सकते, ब्रीफली आप बताइए। मसूरी में पैदा हुई थी, मसूरी उत्तराखंड, पहाड़ों की अच्छा। रानी। बहुत सिंपल छोटा सा शहर है जहाँ पे एक कोने से दूसरे कोने तक हर कोई एक दूसरे को जानता है। लेकिन 12th तक वहां पे पढ़ने के बाद जब मैं दिल्ली आई कि ग्रेजुएशन करनी है, दिल्ली से करनी है, दिल्ली कॉलेज जाना है, तो मुझे एहसास हुआ कि मैं बिल्कुल एक चकाचौंध दुनिया में आ गई हूँ और शायद मैं इस दुनिया के लिए नहीं बनी हूँ।
क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा चेंज था, हर एक चीज चेंज थी, कपड़े पहनने से, बोलने से। यहाँ पे लोग एक दूसरे को बहुत आराम से बेवकूफ बना देते हैं, कोई हर एक का फायदा उठाना चाहता है। बट मसूरी के लोग ऐसे नहीं थे, बहुत सिंपल, बहुत स्वीट। तो मैं शायद स्टार्टिंग के कॉलेज के दिनों में 10 days तक कॉलेज ही नहीं गई, डर के मारे कि अरे मतलब हाउ दी पीपल विल लुक एट मी, आई डोंट नो हाउ टू टॉक, आई डोंट नो हाउ टू ड्रेस अप, मे बी आई लुक प्रेजेंटेबल, आई डोंट नॉट। सो बहुत सारी चीजें थी जो मेरे मन में मेरे को ना पीछे खींच रही थी, नॉट अच्छा। पॉजिटिव सेल्फ टॉक बट नेगेटिव। हम्म। धीरे धीरे आई स्टार्टेड कोपिंग अप। फिर मैंने स्टार्ट किया, कॉलेज किया, ग्रेजुएशन किया, डबल MBA किया, लॉ किया। उसके बाद पॉश और पॉक्सो में 2003 में मैंने नोकिया के साथ काम करना शुरू किया एज एन एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट। डायरेक्टर सेल्स की एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट थी, बट वो सर थे जिन्होंने मुझे, आज तक मेरे मेंटोर है, हर एक चीज उन्होंने मुझे सिखाई। आज भी मेरे साथ वो खड़े रहते हैं कि wherever you fall down, I'm there to raise you up। वहां से मेरा ट्रेनिंग का सफर चालू हुआ। 21 years का एक्सपीरियंस है, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग का, सॉफ्ट स्किल्स का, काउंसलिंग का। आई एम ऑल्सो अ डेवलपमेंट कोच, नोकिया, टेक महिंद्रा। अब तो मैं बहुत सारी कंपनीज के साथ एसोसिएटेड हूँ एज एन एक्सटर्नल मेंबर। IIT लखनऊ में मैंने सेशंस किए हैं, गलगोटिया में किया है, NIT दुर्गापुर में किया है। बट 8.5-9 साल पहले मुझे एक किक मिली थी कि मैं जब कॉलेज से लेके कॉर्पोरेट करियर तक मेरे को लगा कि विमेन सेफ नहीं है। मेरे साथ भी बहुत सारे इंस्टेंस हुए। तब मुझे एहसास हुआ कि हमारे पास कुछ है ही नहीं। विमेन्स हमेशा एक पेट्रियार्कल सोसाइटी हमने सुना था, तो उसी में हम बंद होके रह जाते हैं, हर चीज मैन ओरिएंटेड है। अच्छा। फिर जब ये 2013 में एक्ट आया, पॉश, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट, और 2012 में आया था पॉक्सो, तब मुझे लगा कि ये वो चीज है जो मैं दुनिया को दिखा सकती हूँ। क्योंकि हर एक लेडी इस दौर से गुजरती जरूर है, चाहे वो स्कूल्स में हो, कॉलेजेस में हो, या कॉर्पोरेट अपने करियर में हो। तो वहां से मैंने बदलना शुरू किया, लोगों को बताना शुरू किया कि ये हमारे एक्ट्स हैं, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को कोई भी ब्रेक करता है तो हमारे पास सरकार ने हमें, हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस ने हमें दिया हुआ है, तो व्हाई नॉट यूज इट रादर देन जस्ट सफरिंग इन साइलेंस। तो अपनी आवाज उठाओ, बोलो, राइट मीडियम को बताओ अच्छा। रादर देन इधर उधर बताने से। तब मैंने पॉश और पॉक्सो पे मतलब ये कानून है, इस पे जागरूकता फैलाने का और समाज को थोड़ा सा पॉजिटिव सोच लाने के लिए मैंने कोशिश की। और मेरी 2 बेटियां भी हैं, एक 16 साल की है और एक 9 साल की है। तो वो मुझे हमेशा बोलती है कि मम्मा आपको विमेन के लिए, आपको बच्चों के लिए करना है, चाहे कोई भी प्रॉब्लम आए। तो पॉश और पॉक्सो जेंडर सेंसिटाइजेशन के साथ साथ मैं हर एक इंसान में वो लीडर बनाने की कोशिश करती हूँ कि आपके अंदर वो लीडरशिप क्वालिटीज हैं। यू जस्ट नीड टू सर्च द डायमंड। जैसे कोयले में से हम डायमंड बनाते हैं, बस वही चीज मैं करती हूँ अपनी ट्रेनिंग्स और सेशंस के। और भगवान का हाथ है मेरे सर पे, और आप लोगों का प्यार है जो मेरे को आगे बढ़ने का मौका देता है, बोलते हैं कि नहीं आप अच्छा काम कर रहे हो। सुपर। नहीं, आप तो अच्छा ही नहीं मगर बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। एंड मीनू जी, आपका गाइडिंग वॉइस कौन है? आप इसके पहले आपके बॉस के बारे में बताइए, उसके अलावा कोई और गाइडिंग वॉइस है क्या? मेरा जो मार्गदर्शक है या मेरी जो गाइडिंग वॉइस है, वो अब मैं बोलती हूँ कि मेरा आत्मविश्वास है। मेरा उद्देश्य है कि मेरे को कम्युनिटी को वापस देना है, जो मुझे सब कम्युनिटी ने सिखाया है, मेरे पेरेंट्स ने मुझे सिखाया है। हर कोई बोलता है कि माँ बाप मेरे गाइडिंग वॉइस होते हैं, वो सिखाते हैं, वो बचपन से हर एक चीज वही सिखाते हैं। बट मेरा भाई मेरे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आज वो नहीं है हमारे बीच में, बट उसी की वजह से मैं यहाँ पर हूँ। यहाँ तक उसने मेरा साथ दिया। और अब मेरी जो बेटियां हैं, वो मुझे हर एक रोज मुझे कुछ ना कुछ अच्छा करने के लिए मेरी मतलब साथ खड़ी रहती है कि मम्मा आप पीछे नहीं हटेंगे।
सो मेरी बेटियां, मेरा भाई और मेरा आत्मविश्वास, अब हम उसे बोल सकते हैं कि मेरा एक्सपीरियंस लोगों को देखते हुए समाज में एक पॉजिटिव बदलाव लाने के लिए। तो मैं हर चीज में यही चाहती हूँ कि हर एक इंसान एक बेटर इंसान बन सकता है, एक अपना बेटर वर्जन बन सकता है, और यही आवाज मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है हमेशा। सुपर। मीनू जी, ये बात हुई आपकी कि जब इंटेंशंस अच्छी होती हैं तो आपके रास्ते अपने आप खुलते चले जाते हैं और आपको मार्गदर्शन आगे से आगे मिलता जाता है, चाहे वो आपके गाइडिंग एंजल्स हो, जैसे आपने बोला आज आपके भाई आपके साथ नहीं है हमारे, गॉड ब्लेस हिज सोल, लेकिन जी बिल्कुल सही बात कही आपने कि इंटेंशंस अच्छी हो तो चीजें आगे बढ़ती रहती हैं। ऑल दी बेस्ट फॉर दैट। और अगला सवाल हमारा आपका इसी बात पे आएगा कि इस सफर में आपको ऐसी कौन सी ऐसी 3 चीजें हैं सबसे ऊपर जिस वजह से आज आप यहाँ पहुंच सकते? सबसे इम्पोर्टेंट मैं कहूंगी कि डिटर्मिनेशन, जिसे हम बोलते हैं दृढ़ निश्चय। मैंने कभी हार मानना ही नहीं सीखा है। मैं बहुत बार गिरी हूँ, बहुत बार मुश्किलें आई हैं, मतलब बहुत इजी राइड नहीं थी मेरे लिए ये। तो कितनी भी मुश्किलें आई, मैंने हर चुनौती का सामना किया और ये देखा कि इसमें से मैं क्या लर्निंग ले सकती हूँ, क्या सीख सकती हूँ। तो मैंने उसमें से एक्सपीरियंस लिया, सीखा और आगे बढ़ी। सो सबसे पहले डिटर्मिनेशन, सेकेंडली क्यूरोसिटी, जिसे हम बोलते हैं क्यूरोसिटी टू कीप लर्निंग, सीखने की जिज्ञासा। मैं हर रोज आज भी कुछ ना कुछ हर एक इंसान से सीखती हूँ। मैं हमेशा अपने आप को एक स्टूडेंट मानती हूँ कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। आप सीखते जाइए और आप करते जाइए। और थर्ड, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, कि डिजायर टू क्रिएट पॉजिटिव चेंज। मैंने जो कुछ सहा है, मैं नहीं चाहती कि वो कोई और लेडी सहे, कोई भी लड़की सहे या बच्ची सहे। हमारे यहाँ डेली रेप्स होते हैं, डेली असॉल्ट होता है, डेली मोलेस्टेशंस होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि हाउ गुड यू आर और आपको कहाँ ना बोलना है। आपके कंसेंट के बिना नोबडी कैन इवन टच यू। तो मेरे हर कदम के पीछे यही भावना रहती है कि मैं समाज में किसी ना किसी रूप में बदलाव ला सकूं, चाहे वो पॉश है, चाहे पॉक्सो है, चाहे सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग है, या फिर आजकल स्ट्रेस मैनेजमेंट है, क्योंकि स्ट्रेस से रिलेटेड इतने ज्यादा डेथ रेट सामने आ रहे हैं। हमारी जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो बिगड़ती जा रही है। सो डिटर्मिनेशन, क्यूरोसिटी टू कीप लर्निंग एंड डिजायर टू कीप क्रिएट अ पॉजिटिव चेंज, ये 3 चीज मेरे को लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। अच्छा, और दूसरा सवाल है कि आप ये फील्ड को क्यों चुने? आप ये पॉश एजुकेशन, कुछ इंसिडेंट आपको हुआ? नहीं तो आप देखे कि आपके चाइल्डहुड में व्हाट एक्चुअली मोटिवेटेड यू? बिकॉज ये ऐसी टैबू टॉपिक है अब आजकल। दो वी आर सेइंग दैट वी आर अ प्रोग्रेसिव सोसाइटी, बट लोग ऐसा फील्ड को बहुत कम लोग चुनते हैं ना, इसलिए एक क्यूरियस क्वेश्चन। जैसा आपने बताया कि यस, हम इसे आज भी टैबू मानते हैं। अगर हम सेक्स के बारे में बात भी करते हैं, ये वर्ड भी बोलते हैं ना, तो सब लोग दे स्टार्ट लुकिंग एट, क्या बात कर रहे हैं। हम अपने बेस्ट फ्रेंड से भी बात नहीं कर सकते इस बारे में। इनफैक्ट मैं अपने हस्बैंड से भी अगर ऐसे बात करूंगी तो दिल थिंक कि एक लेडी ऐसे क्यों बात कर रही है, या मीन्स इट शुड नॉट बी स्पोकन। तो मेरा यही वजह था, मैंने आपको बताया मेरे कॉर्पोरेट करियर में मैं कॉलेज नहीं जा पाई प्रॉपरली, क्योंकि वो एक डर जो होता है ना, एक बैरियर जो हमारे सामने है, फीमेल के सामने, कि मेल्स आर ऑलवेज डोमिनेटिंग। हम पेट्रियार्कल सोसाइटी में रहते हैं, पुरुष प्रधान समाज है। जो मेल्स बोलेंगे वही होगा, जो उन्होंने बोला वो सही, जो लेडीज बोलेंगी वो गलत। तो इस क्षेत्र को चुनने का मेरा सबसे इम्पोर्टेंट यही था कि मैं काफी बार हरास हुई और मेरे पास कोई राइट मीडियम नहीं था, अवेयरनेस नहीं थी, डर था, बहुत सारे बैरियर्स थे, लोग क्या कहेंगे, मम्मी पापा क्या कहेंगे, तो मैं नहीं बोल पाई। तो मेरा सिर्फ उद्देश्य यही है कि समाज में फीमेल्स को और वर्क प्लेस पे स्पेशली समानता मिले, सुरक्षा मिले, और जो लोग अनअवेयर हैं उनको पता हो कि
आपके देश ने, आपके कानून ने आपको बहुत सारे राइट्स दिए हैं, आपको पता होना चाहिए उनके बारे में। हम तो बहुत ब्लेस्ड हैं कि हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, हम फ्री हैं, हमारे पास बोलने की आजादी है, हमारे पास आर्टिकल 14 से 21 तक बहुत सारे राइट्स हमें कंट्री ने दिए हैं, तो हमें यूज करना चाहिए। हमें सुरक्षा का माहौल मिलना चाहिए जो हमें नहीं मिल रहा है, तो इसके लिए बदलाव लाना बहुत जरूरी है और किसी ना किसी को तो आवाज उठानी ही होगी, तो व्हाई नॉट आई। और मुझे पता है कि अगर मैं सही दिशा में सही काम के लिए जा रही हूँ तो कोई मेरा मतलब रास्ता नहीं रोक पाएगा। जी और ये मैं ऑर्गेनाइजेशन से भी बोलती हूँ कि सब ऑर्गेनाइजेशंस को पॉश, पॉक्सो, जेंडर सेंसिटाइजेशन के बारे में बात करनी चाहिए। फीमेल्स किसी से कम नहीं है और मेल्स को कभी ज्यादा बढ़ावा नहीं देना चाहिए। आगे बढ़ते हुए हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि भारत में, इंडिया में हमारे ऐसे कौन से कल्चरल फैक्टर्स हैं कुछ जो कंट्रीब्यूट करते हैं सेक्सुअल हैरेसमेंट केसेस को, जो कि वर्क प्लेस में होते हैं, स्पेशली इंजीनियरिंग और आईटी के जो क्षेत्र हैं, जिस वजह से वो कम रिपोर्ट हो पाते हैं। क्या ऐसे कारण हैं मेनली? देखो, सबसे इम्पोर्टेंट तो मुझे ये लगता है, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपने पूछा, थैंक यू। सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम लोग ना सिर्फ ये देखते कि लोग क्या कहेंगे, जिसकी वजह से ये रिपोर्ट नहीं होते। समाज क्या कहेगा, मम्मी पापा क्या कहेंगे, क्योंकि मैं भी इसी वजह से रुकी थी। मींस मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था करियर का। अगर मैंने रिपोर्ट कर दिया तो क्या मेरी करियर पे कोई वो तो नहीं आएगी, आश तो नहीं आएगी, मेरे को जॉब से तो नहीं निकाल देंगे, मेरे को समाज ये तो नहीं कहेगा कि तुम्हारी वजह से हुआ था, तुम कपड़े कैसे पहनती हो, तुम चलती कैसे हो, तुमने ही कुछ किया होगा। ये जो हमारा सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन होता है ना, वो हमें रोक देता है कि सब लोग मुझे ही ब्लेम करेंगे, मैं ही जज होंगी। अगर गलत मेरे साथ हुआ है तो भी लोग मेरी ही गलतियां निकालेंगे, तो इसलिए हम नहीं बोलते। सेकेंडली, हमारे पास जो हमारे पेयर ग्रुप हैं, जिनके साथ हम काम करते हैं, जिनके साथ हम पढ़ते हैं, वो लोग क्या सोचेंगे। स्पेशली गर्ल्स के साथ ये होता है कि अगर मैंने आज कुछ बोला तो मेरी कलीग के साथ तो कोई रेपरकशन नहीं होगा, लोग इसे भी अपनी टीम से बाहर तो नहीं निकाल देंगे। जनरली यही होता है ना कि अगर एक लड़की ने आवाज उठाई तो बोलेंगे यार नेक्स्ट टाइम लड़कियों को अपनी टीम में लेना ही नहीं है। और अगर कोई ये काम कोई सीनियर करता है, कोई मैनेजर लेवल वाला करता है, तो हमें ये होता है इसका तो कुछ नहीं हो सकता, मैनेजर है, इनकी तो बॉस से बनती है, एम्प्लॉयर इन्हीं के कहने पे चलता है, तो हम रिपोर्ट नहीं कर पाएंगे। फिर अवेयरनेस नहीं होती, हमें यही नहीं पता पॉश है क्या, पॉश की हम कंप्लेन कहाँ कर सकते हैं, क्या क्या मीडियम्स होते हैं, क्या ऑफिस में ही केवल पॉश कमेटी होती है या हमारे पास लोकल कमेटी भी है, हमारे पास ऑनलाइन मीडियम भी है, हमें अवेयरनेस नहीं है। फोर्थ, हमें लगता है कि यार ये तो मैंने घर में देखा है, मेरी मम्मी पिटते हुए, मेरी बहन पिटते हुए, तो बाहर वाले लोग, कोई भी जेंट्स के पास अथॉरिटी है, किसी भी लेडी को गाली दे देता है, किसी के साथ कुछ भी कर देते हैं, न्यूज़पेपर भरा होता है, इन चीजों से न्यूज भरी होती है, तो हम इसी समाज में रहते हैं, तो ये लड़कियों के साथ होना बहुत कॉमन है, तो मुझे मैं रिपोर्ट करूंगी तो कोई फायदा नहीं है। और अगर कोई हिम्मत करता भी है तो उसे लगता है कि अगर मेरे घर वालों को कुछ कर दिया तो। फिर हमारे पास प्रॉपर इंटरनल कमेटी नहीं होती जो हमारे ऑर्गेनाइजेशंस में होनी चाहिए, कि कहीं मैं अकेले तो ना रह जाऊं। और लास्ट एक ये इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हमने हमेशा सनी देओल की मूवीज में सुना है तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तो अगर मैंने रिपोर्ट कर भी दिया तो ये कितना लंबा चलने वाला है केस, मेरे को जस्टिस मिलेगा भी कि नहीं, और इसके बाद क्या होगा, मेरे को जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, मेरे घर वाले किस तरह से रिएक्ट करेंगे, मेरे ऑफिस वाले कैसे रिएक्ट करेंगे। तो इन सारी चीजों के डर के पीछे हम लोग रिपोर्ट नहीं करते। ये सबसे इम्पोर्टेंट बैरियर है जो हमें बताना होगा लोगों को कि
पॉश एक्ट है, अवेयरनेस फैलाओ, आप जागरूकता फैलाओ, आपके पास बहुत सारे मीडियम्स हैं, सरकार है आपके साथ। नाइस नाइस। और आप बहुत अच्छी तरह से अवेयरनेस स्प्रेड करना शुरू किए। और मीनू जी, एक इंग्लिश में कहावत है, ए स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन। अगर हम हिंदी में ट्रांसलेट करें तो समय में एक सिलाई 9 बचाती है ना। ऐसे ये कॉन्टेक्स्ट में अगर छोटे छोटे व्यवहार जो कंपनीज में होता है, जिसके बारे में आप जो बता सकता है कि जो अक्सर नजरअंदाज हो जाता है, लेकिन भारतीय कंपनियों में विशाश भारतीय कंपनियों में विषाक्त कार्यस्थल, मतलब एक टॉक्सिक वर्क प्लेस का कारण बन सकता है। मीन्स स्मॉल थिंग्स, ओके, सटल थिंग्स विच आर ओवरलुक्ड विच विल कंट्रीब्यूट टू टॉक्सिक वर्क प्लेस। इसके बारे में कुछ बता सकते क्या? हाँ जी, देखिए इंडिया में एक्चुअली होता क्या है कि अ, जैसे गॉसिप है, मैं बहुत छोटा सा एग्जाम्पल ले रही हूँ कि गॉसिप है या रूमर है, ये हमें लगता ही नहीं है कि ये टॉक्सिक एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहा है, किसी को प्रॉब्लम भी क्रिएट कर रहा है। हम किसी कलीग की पर्सनल लाइफ डिस्कस कर रहे हैं या किसी की वर्क परफॉर्मेंस उसके पीठ पीछे डिस्कस कर रहे हैं, तो उसे तो बुरा लगता ही है ना। और धीरे धीरे ये चीजें बड़ी हो जाती हैं, हमें इनका इम्पैक्ट बाद में पता चलता है जब वो बंदा या जो एम्प्लॉय है वो जॉब छोड़ देता है या उसके वर्क पे इम्पैक्ट आना शुरू हो जाता है। दूसरा, कई बार माइक्रो एग्रेशन में हम देखते हैं ना चीजें कि कोई किसी के जेंडर के बारे में बोलता है कि भाई आप तो हाथ से खाना खाते हो, आप तो हर फ्राइडे को नमाज पढ़ने चले जाते हो। ठीक है, हम तो हिंदू में नहीं जाते हैं जी, हमने बीइंग अ हिंदू हम बोल रहे हैं, लेकिन क्या उनके मेंटल स्टेटस पे इसका इम्पैक्ट होता है? बिल्कुल होता है। कास्ट पे इम्पैक्ट होता है, जेंडर पे इम्पैक्ट होता है, और बहुत सारी चीजें हैं। जैसे एक विमेन है, उसको बार बार मीटिंग में बोला जाता है कि तुम मत बोलना, जो भी होगा मैं देख लूंगा, तो हमें लो फील कराते हैं कई बार मीटिंग में। ये बहुत छोटी चीज है, अच्छा, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। राइट। कई बार फेवरेटिज्म बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर देता है कि जो आपके फेवरेट हैं ऑफिस में, आप उनको तो हर जगह प्रमोट करते हो कि इस वाले प्रोजेक्ट में ये होंगे, इन वाले प्रोजेक्ट्स में ये होंगे, और जो नॉन वैल्यूएबल प्रोजेक्ट्स होते हैं जिससे कंपनी को इतना ज्यादा फायदा नहीं होता या आगे विजिबिलिटी नहीं होती, उसमें आप लोग विमेंस को डाल देते हो या आपके जो फेवरेट्स नहीं होते हैं, तो आपको लगता है कि आप कंपनी के लिए अंडर वैल्यूड हो, आपकी कोई वैल्यू नहीं है, तो उसका भी इम्पैक्ट पड़ता है। आपकी रिकॉग्निशन नहीं होती जब आप कितना भी काम करो और सारा जो क्रेडिट है वो कोई और ले जाए। देन देयर इज बॉडी लैंग्वेज विच प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल कि आप बोलना चाहते हो अपने मैनेजर से, आप अपने बॉसेस से बात करना चाहते हो, बट दे आर लाइक दैट, मतलब दे आर रिसेप्टिव, वो बिल्कुल भी उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है बिल्कुल क्लोज है, वो अपने में मस्त है, आप कुछ भी बोल के जाओगे उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राइट। फिर क्रिटिसिज्म भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कई बार कि आप लोग डरे रहते हो कि मैं कुछ भी करूंगा ना, ये मेरे बॉस आके मेरी गलतियां निकाल देंगे, या मेरा कलीग बोलेगा यार आपको इतना छोटा सा काम नहीं आता। कई बार हम पूछने में भी डर लगता है। तो कंस्ट्रक्टिव फीडबैक की जगह जब एटमॉस्फेयर फेयर का हो जाता है ना, डर का हो जाता है, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन ये हमारी मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट करता है, और मेंटल हेल्थ जब इफेक्ट हो जाती है तो हमारी प्रोडक्टिविटी और हमारा वर्क कल्चर, हमारे सेफ्टी मेजर सारे इम्पैक्ट होना शुरू हो जाते हैं। राइट। तब ये टॉक्सिक एनवायरनमेंट बनता है, और इनको हम कभी भी ना ध्यान देते ही नहीं है। फिर कम्युनिकेशन क्लियर ना होना या ब्लेम कल्चर, पूरी टीम ने काम किया है और अगर कुछ भी गलती हो गई आप ही करते हो, तो जब एक पर्सन के ऊपर ब्लेम आ जाता है किसी भी चीज का, तो वो एनवायरनमेंट प्रोडक्टिव नहीं रहता। तो ये छोटी छोटी चीजों को हमें एड्रेस करना पड़ेगा, रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, और ओपन कम्युनिकेशन के लिए हमेशा वेलकम रहना पड़ेगा। तब हम इन चीजों से या अपने टॉक्सिक बिहेवियर से
अपने वर्क कल्चर को, अपने ऑर्गेनाइजेशन को ज्यादा बेटर बना सकते हैं। सुपर। जिनको बिल्कुल नजरअंदाज किए जाने वाले जो बिहेवियर्स होते हैं, जो कि इतना बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं एक वर्क प्लेस पे या कहीं पर भी, एंड इट डेवलप करते हैं लोगों के अंदर फिर वो रेजिलियंस टू स्पीक, कि वो अपने आप को बोलने में हिचकते हैं या हेजिटेशन आती है उन चीजों को लेकर के। तो अब आगे की हम जो बात करेंगे उसमें हम ये जानना चाहते हैं कि व्हाट लेसन्स हमारे जो इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सीख सकते हैं आजकल की जो घटनाएं हुई हैं भारतीय संगठन इंजीनियरिंग संस्थानों में। सुरक्षा प्रोटोकॉल्स कैसे बेहतर करे जा सकते हैं ताकि हम भविष्य की त्रासदियों को रोक पाए या रोक सकें, और हम उनमें से क्या सीख ले सकते हैं जो कुछ समय पहले हुई हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है पायल जी। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट तो ये होता है कि हमारे पास ना अवेयरनेस, जिसको हम बोलते हैं जागरूकता, जब तक हम अवेयर नहीं कराएंगे, किसी के लिए भी किसी भी प्रोसेस को जानना बहुत जरूरी है। और वो कैसे जानेंगे? बच्चे जब स्कूल से बाहर आते हैं, कॉर्पोरेट्स में आते हैं, तो हर किसी का एक प्रोटोकॉल होता है। तो ट्रेनिंग सेशंस हैं, रेगुलर वर्कशॉप्स हैं, ये टाइम टू टाइम होनी जरूरी है। ये हमें गवर्नमेंट भी बोलता है कि हर एक न्यू एम्प्लॉय को आपको एडुकेट करना है, और हर बार एडुकेट करना है। ऐसा नहीं इस साल एडुकेशन हो गई है तो नाउ दे विल कीप मम, ऐसा नहीं है। आपको हर साल हर एक एम्प्लॉय को अवेयर कराना पड़ेगा कि दीज आर लॉज, दीज आर डूज, दीज आर डोंट्स, दीज आर मिसकंडक्ट। तो इम्पोर्टेंट है रेगुलर वर्कशॉप एंड ट्रेनिंग सेशंस। सेकेंडली, ओपन कम्युनिकेशन कल्चर होना चाहिए। आपको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करें तो वहां पे हर किसी को एक दूसरे से बात करने की आजादी होनी चाहिए, डर के नहीं रहना चाहिए। आपको कुछ चीज अच्छी लग रही है, आप जाके बताइए। आपको किसी चीज से कोई प्रॉब्लम हो रही है, आप जाके बताइए। अगर आपको लगता है कि ऐसा मैनेजमेंट नहीं कर सकती है, तो हम, जो बहुत पहले भी होता था कि एक हम फीडबैक सिस्टम रख देते थे, मैकेनिज्म रख सकते थे। जैसे डिजिटल एरा में तो अब ये हो रहा है कि आपके पास ऑलरेडी एचआर का पोर्टल होता है जहाँ पे आप कंप्लेन्स कर सकते हैं, जहाँ पे आप सजेशन दे सकते हैं। उसके अलावा आप सजेशन बॉक्सेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो केवल टॉप मैनेजमेंट ओपन करे, जहाँ पे आप इजीली अपनी बातें रख सकते हो। सेफ्टी ऑडिट्स होने चाहिए रेगुलर मीडियम्स में। आपको पता होना चाहिए कि आपके एम्प्लॉयज का जो मेंटल लेवल है, बहुत सारे मीडियम है आजकल जानने के लिए, वो रेगुलरली ऑडिट्स होने चाहिए। किसी भी इमरजेंसी के लिए ऑर्गेनाइजेशन को तैयार होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है किसी एम्प्लॉय के घर में, तो मैनेजमेंट को वो चीज समझनी चाहिए। जब सपोर्ट नहीं होता तो मेंटल हेल्थ हमारी इफेक्ट करने लग जाती है, क्योंकि हम जॉब को इजीली लूज नहीं करते। तो जब आपका मेंटल हेल्थ और आपका फिजिकल हेल्थ स्ट्रांग नहीं होगा, तो आप अपनी वर्क को प्रायोरिटी नहीं दे पाएंगे। तो एम्प्लॉयज की मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटाइज देना चाहिए। मीन्स हर किसी को उसकी जरूरत समझनी चाहिए कि कई बार स्ट्रेस और बर्नआउट के कारण डेथ रेट्स हमारे बढ़ रहे हैं। तो इधर काउंसलिंग वर्कशॉप्स, मेंटल हेल्थ वर्कशॉप्स, आजकल तो इतने सारे और स्ट्रेस रिलीवर्स आ गए हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस को वो अडेप्ट करने चाहिए। एम्पावरमेंट करनी चाहिए लोगों को कि वी आर विद यू। ये ऑफिस जो है, जैसे हम पहले सुनते थे कि गूगल या माइक्रोसॉफ्ट में बहुत ओपन कल्चर है, वो इसीलिए ना कि दे आर एबल टू स्पीक, उनको डर नहीं है। और एक और बात बताना चाहूंगी कि इम्प्रूवमेंट के लिए कभी भी डरना नहीं चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपके एम्प्लॉय ने आपको कोई सजेशन दिया है, तो मानने से आप घट नहीं जाओगे। तो इम्प्रूवमेंट से हमेशा कंपनी का फायदा हुआ है, नुकसान नहीं। मीनू जी, छोटी यहाँ छोटी पर चीजें। जी, हाँ जी। यहाँ पर ना मैं एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि ये ऑल ओवर द मीडिया है और शायद ये बात हमारे से इस आज के इंटरव्यू से रिलेटेड भी है। ईवाई में अभी जो हुआ एना के साथ में,
we all are aware of it. That was a toxic work culture और वहां पर बातें सुनी नहीं गई. तो आप थोड़ा सा अगर इसको एक ब्रीफ शॉर्ट में हमको बताएं कि ये रीजन क्या था, क्या हुआ और उसको कैसे अगर डील किया जाता तो वो बेहतर रहता. देखिए, मैं ईवाई या जैसे अभी बजाज फिनसर्व में भी हुआ है, तो जी. ये केवल एक ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं है. आजकल क्या है कि आपको एक प्रोजेक्ट दिया जाता है और आपको साथ में डेडलाइन दी जाती है. ठीक है, आपको एटलीस्ट ये एनालाइज करना चाहिए कि क्या एक पर्टिकुलर वर्क, अगर हम 8 घंटे के लिए किसी को एम्प्लॉय करते हैं, ठीक है, जो एक बेंचमार्क है वो 8 घंटे का काम है विद 1 आवर ऑफ ब्रेक, तो 9 घंटे की ड्यूटी होती है आइडियली. लेकिन आप देखेंगे 16, 17, 18 घंटे लोग काम कर रहे हैं रेगुलर, और दैट टू ऑन लैपटॉप्स. लैपटॉप्स को सबसे ज्यादा बोला जाता है कि रेडिएशन सबसे ज्यादा इसमें से ही निकलती है. और आप कॉन्टिन्यूसली विदाउट चेंजिंग योर लाइफस्टाइल, आप ऐसे बैठ के आप काम किए जा रहे हो डेडिकेटेडली, फोकसली. आपने अपने खाने का ध्यान नहीं रखा, आप उठे नहीं. तो जब भी कोई प्रोजेक्ट लेता है, एटलीस्ट हमारे पास बफर टाइम होना चाहिए. टाइम मैनेजमेंट और गोल सेटिंग्स की अवेयरनेस बहुत क्लियरली होनी चाहिए. जो हम स्ट्रेस की बात करते हैं या बर्नआउट की बात करते हैं, वो बहुत जरूरी है कि आपको हर 1 घंटे बाद आपको उठ के, चाहे अब चेयर योगा आ रहे हैं, आप केवल स्ट्रेचिंग कर सकते हो, नेक मूवमेंट कर सकते हो, वो सब ना बेसिक सिंपल एडुकेशन हर एक ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए. Right. स्पेशली जहाँ पे आपको लगता है कि आपका बैठने वाला काम बहुत ज्यादा है, आप मूवी नहीं कर रहे हो, आपको अगर कुछ खाना भी, आपने कॉफी रखी लैपटॉप के साथ में और आप बस गल्प किए जा रहे हो, और यू आर हैविंग, आपने फ्रूट्स नहीं खाने हैं, आपको कुछ जो भी मिल गया, जंक फूड मिल गया, आप जस्ट खाए जा रहे हो. तो इसकी वजह से भी हमारा जो लाइफस्टाइल डिजीज है, जिसे आजकल हम LSD बोलते हैं, उसकी वजह से भी हमारे डेथ रेट्स जो हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं. क्योंकि वर्क प्रेशर है आपके पास, आपकी लाइफस्टाइल इम्पैक्ट हो गई, आपका खाना इम्पैक्ट हो गया, तो ओवरऑल आपकी बॉडी तो है, तो बॉडी तो कहीं ना कहीं आपको हिट करेगी ही करेगी. तो इन सारी चीजों को हमें ध्यान में रखना चाहिए जब भी कोई हम प्रोजेक्ट लेते हैं या किसी को कैस्केड करते हैं आगे, कि कितने घंटे का ये काम है, और एक एम्प्लॉई अगर 8 घंटे काम कर रहा है तो कितने घंटों में वो फिनिश होगा, या ये अकेले कर सकता है विद ईज, नॉट विद प्रेशर. तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें मैनेजमेंट को, बीइंग अ प्रोजेक्ट लीड और द मैनेजमेंट, उसे ध्यान में रखना चाहिए. अदरवाइज तो एम्प्लॉयज प्रेशराइज होते रहेंगे, और अपने डर के कारण कि हमारी जॉब ना चली जाए, हमें अच्छा भी परफॉर्म करना है हमें, क्योंकि बहुत इजीली IT वाले बेंच पे आ जाते हैं कि आप परफॉर्म नहीं करोगे, आप बेंच पे चले जाओगे. Yep. तो Yeah. उस डर से भी लोग ज्यादा काम करते हैं, और कई बार इम्प्रेस करने के लिए भी काम करते हैं. तो अपनी हेल्थ को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है. हेल्थ इज वेल्थ. और आगे बढ़ते मीनू जी, अब अगर हम प्रीमियर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स देखें तो IIT जैसे भारतीय इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स में महिला छात्रों और शिक्षकों को किन अनोखी चुनौतियों को सामना करना पड़ता है, और ये ऑर्गेनाइजेशंस उनका बेहतर समर्थन कैसे कर सकते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपने पूछा. थैंक यू फॉर आस्किंग. कि देखो, जो चैलेंजेस है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि जेंडर बाइसनेस होती है. अगर लड़की कहीं, आप किसी भी प्रीमियर इंस्टीट्यूट में जाती है, IITs में, IIMs में जाते हैं, तो हमेशा यही लगता है कि यार ये लड़की पहुंच गई. और लड़के और लड़कियों में आज भी भेदभाव होता है, हर जगह होता है. लड़के पहुंच जाते हैं, वही काम लड़के करते हैं तो उनको प्रशंसा मिलती है, और जब लड़की वही काम करती है तो बोलते हैं अच्छा तुमने भी ये काम कर लिया. तो हमारी बॉडी लैंग्वेज बहुत चेंज हो जाती है. तो जब हमने शुरू से यही चीज देखा है, लड़का और लड़की में बहुत ज्यादा चेंजेस हैं, भेदभाव बहुत ज्यादा है, तो जब वो कॉलेज में पहुंचते हैं तो लड़कियों का कॉन्फिडेंस एक तो वैसे ही कम हो जाता है, और वहां पे लड़के भी उसी तरह से उन्हें ट्रीट करते हैं. तो चाहे क्लासरूम डिस्कशन हो, चाहे प्रोजेक्ट रिसर्च हो, उनकी कंट्रीब्यूशन को ना ओवरलुक करने लग जाते हैं लोग.
तो सबसे इम्पोर्टेंट एक ये वाला पॉइंट है कि जेंडर बाइसनेस होता है, लड़के लड़कियों में भेदभाव होता है। सेकेंडली, लड़कियों के साथ ये प्रॉब्लम आती है कि अगर प्रोजेक्ट का टाइम लेट नाइट है या आपको इवनिंग की क्लासेस रखी है, तो उसमें सेफ्टी अरेंजमेंट्स का आपने क्या प्रोविजन किया है, क्योंकि गर्ल्स के साथ तो वो रिस्क रहेगा ही हमेशा। तो एक ये सेफ्टी कंसर्न्स का कंसर्न आता है। थर्ड, आपके रोल मॉडल्स, कि आप लीडरशिप पे पहुंचना चाहते हो, क्लास के सीआर बनना चाहते हो, या आप जिनकी भी गाइडेंस में काम कर रहे हो या रिसर्च कर रहे हो, तो उन सारी चीज़ों को हमें समझना चाहिए कि फीमेल फैकल्टीज हमारे पास थोड़ी सी कम होती हैं, मेल फैकल्टीज ज़्यादा होती हैं। तो विमेन का रिप्रेजेंटेशन लीडरशिप रोल में ज़्यादा होना चाहिए, जो कि नहीं है। फिर बात करेंगे वर्क लाइफ बैलेंस की। यहाँ पे भी आज भी फीमेल फैकल्टी को वर्क लाइफ बैलेंस करना पड़ता है, वो ऑफिस में जाके भी काम करती हैं, फिर घर में आके भी उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उन्हें ही फैमिली भी संभालनी है। तो यहाँ पे हम चाहे फैकल्टी की बात करें चाहे स्टूडेंट्स की बात करें, उनको एक बैक स्टैम्प दिया जाता है, पीछे किया जाता है कि भाई आपको तो शाम को घर भी संभालना है, तो ये रोल आप नहीं कर पाओगे, ये किसी मेल को दे देते हैं। फिर हमारे पास नेटवर्किंग की अपॉर्चुनिटी कम हो जाती है लेडीज के पास। उनका प्रोफेशनल कॉन्फ्रेंस में या सेमिनार में जाना जो आउटडोर्स होता है, उनको अवॉइड किया जाता है कि आप नहीं कर पाओगे। फिर ऑब्वियसली मेंटल हेल्थ का तो प्रेशर रहता ही है कि अगर हम पीरियड्स की बात करें, हर गर्ल को इस प्रेशर से गुजरना पड़ता है मंथ के 4 to 5 डेज, चाहे वो वर्किंग फीमेल हो चाहे स्टूडेंट हो। फिर उनका मेंटल हेल्थ भी वेरी करता है, क्योंकि वो जो डेज होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एंग्जाइटी भी होती है, डिप्रेशन भी होता है, आइसोलेशन भी होता है कई बार। तो जेंडर एक बायसनेस और मेंटल हेल्थ चैलेंज यहाँ पे भी आता है। तो ये सारे थे चैलेंजेस थे। लेकिन हम सपोर्ट की बात करें तो अब बहुत सारे सपोर्ट सिस्टम जैसे आ गए हैं। ट्रेनिंग सेशंस, गेस्ट लेक्चर, डिस्कशन, बॉयज और गर्ल्स का इक्वल होना, जेंडर सेंसिटाइजेशन की जब हम बात करते हैं। फिर अगर लेट नाइट या इवनिंग में सेशंस हैं तो सीसीटीवी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बशर्ते वो चलना चाहिए। राइट। अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर्स होने चाहिए, सेफ्टी मेजर्स मेजर करने के लिए प्रोग्राम्स होने चाहिए। फीमेल्स के लिए मेंटरशिप के लिए एक प्रोग्राम जरूर होना चाहिए कि फीमेल मेंटरशिप प्रोग्राम हम इसे बोलते हैं। फीमेल फैकल्टी के लिए फ्लेक्सिबल वर्क आवर पॉलिसीज बना सकती है ऑर्गेनाइजेशंस या बिग इंस्टीट्यूट्स, कि ठीक है आप अगर वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो तो आप ऑनलाइन सपोर्ट भी कर सकते हो फीमेल्स को। फीमेल फ्रेंडली पॉलिसीज का नाम हम उन्हें देते हैं। फिर रिप्रेजेंटेशन ज्यादा हो सकती है, अवेयरनेस कैंपेन हम बना सकते हैं, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस। तो ये कुछ चीजें हैं, अगर हम इन चैलेंजेस को समझकर और सजेशंस को इम्प्लीमेंट करेंगे तो कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट नहीं है जो गर्ल्स और बॉयज को डिफरेंशिएट कर पाए। बहुत ही अच्छे से आपने हमारे को पॉलिसी समझाई और सम सॉल्यूशंस भी बताए हैं, इनको इम्प्लीमेंट जिनको किया जा सकता है। तो अब आप ये बताइए कि क्या कोई आपके पास ऐसी सक्सेस स्टोरी है या बेस्ट प्रैक्टिस जो कि आईआईटीज और इंजीनियर कॉलेजेस ने करी इन चीजों को, सेक्सुअल हैरेसमेंट को इफेक्टिवली एड्रेस करने के लिए और सेफर वर्क एनवायरनमेंट बनाने के लिए? बहुत सारे कॉलेजेस ने इनफैक्ट किया है। जैसे हम बात करें आईआईटी दिल्ली की, आईआईटी दिल्ली ने जेंडर सेंसिटाइजेशन इनिशिएटिव लिया था। तो वहाँ पे रेगुलर ट्रेनिंग सेशंस होते हैं, और केवल जेंडर सेंसिटाइजेशन के लिए नहीं, उन्होंने गर्ल्स के लिए डिफेंस वर्कशॉप भी करवाई है कि हर गर्ल को एक इतने आवर्स की सेल्फ डिफेंस वर्कशॉप करनी जरूरी है। अपने राइट्स और अपने सेफ्टी मेजर्स का उन्हें पता चलना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल था जो आईआईटी दिल्ली ने प्ले किया था। देन आईआईटी बॉम्बे ने एंटी हरासमेंट सेल ओपन किया है, जो
अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर आपको पता है कि आपके पास ऐसा कोई कंप्लेंट मैकेनिज्म है जो आपके साथ खड़ा है और 24/7 है, और उन्होंने बहुत क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि ऑनलाइन रिपोर्टिंग भी होगी। अच्छा। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ दैट। देन बिट्स पिलानी ने भी किया हुआ है, वुमेन एम्पावरमेंट सेल। एनआईटी सूरत बहुत सारे अवेयरनेस कैंपेन्स चलाते रहते हैं। फिर आईआईटी खड़गपुर ने जेंडर सेंसिटाइजेशन पे ट्रेनिंग सेशंस स्टार्ट किए हैं। IIT हैदराबाद ने किए हैं, सपोर्ट करता है वो वुमेन को। तो ऐसे हैं 3-4 जो दे हैव स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग कि इनकी बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर आपको अपने यहाँ से इंडिविजुअल्स की मेंटल हेल्थ पे ध्यान रखना है सेफ्टी के साथ साथ, तो ये सारी चीजें जरूरी है। सो इन इंस्टीट्यूशन के एफर्ट से हमें ये समझ में आता है जनरली कि वो भी काम करने के लिए इच्छुक हैं। वो अवेयरनेस कर रहे हैं, एडुकेशन कर रहे हैं, पॉलिसीज भी बना रहे हैं। तो ये कुछ हैं जो सक्सेस स्टोरीज हैं IITs, IITs, बिट्स पिलानी, NIT सूरत, इनकी। हम्म। और मीनू जी, आपने बहुत सारा मल्टीनेशनल कंपनीज और एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के साथ काम की ना, और हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि वह कौन सा नेतृत्व गुण है, मतलब लीडरशिप क्वालिटी है जो कार्यस्थल में सम्मान और सुरक्षा की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है। जैसे हमने स्टार्टिंग में भी बात की थी लीडरशिप की। सो लीडरशिप केवल, मैं ये नहीं कहूंगी कि हमें आगे बढ़ना है, लीडर को आगे बढ़ना है। लीडरशिप की जो क्वालिटी है वो सबसे इम्पोर्टेंट है एम्पैथी, जो मिसिंग होता है। एम्पैथी मतलब अंडरस्टैंडिंग अनदर पर्सन्स कंसर्न, भरोसा बनाना, बिल्डिंग ट्रस्ट, कर्मचारियों की चिंताओं को समझना, एम्प्लॉयज की जितनी भी चिंता है कि वो बहुत इजीली अपनी प्रॉब्लम आपसे आके बता सके। ऐसा नहीं है कि यार ये लीडर है, ये मेरे को डांट देगा अगर आज मैंने कुछ बोला तो। ऐसा नहीं होना चाहिए। लीडरशिप की सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी एम्पैथी है, जिसकी वजह से वो एम्प्लॉयज का कंसर्न समझ सकता है, ट्रस्ट बना सकता है, भरोसा। ओपन कम्युनिकेशन होना चाहिए कि आपके मन में जो भी फीलिंग्स है, आपको आपके अंदर कोई भी कंसर्न आ रहा है, आप मेरे पास आइए, आई विल गिव यू द रेजोल्यूशन, मैं आपको उसका हल जरूर दूंगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। प्लस हर एक एम्प्लॉय की जो जरूरत है, इंडिविजुअल नीड है, उसे पहचानना। क्योंकि आपकी टीम में अगर 10 लोग हैं तो हर किसी की एक पर्सनालिटी लेवल होती है, हर किसी की एक नीड अलग होती है। तो अगर एक अच्छे लीडर ने ये पहचान लिया कि आपके एम्प्लॉयज की क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, और उसे किस तरह से हमें हैंडल करना है और किस तरह से उसे सपोर्ट करना है, तो आपकी 99% चीजें, आपकी टीम आपके साथ चलेगी। और अगर उनको कोई इशू है तो उसका क्विकली आपको रेजोल्यूशन देना, समाधान देना कि आपकी प्रॉब्लम नहीं है, वी आर अ फैमिली। अगर आपको प्रॉब्लम है तो मेरे को भी प्रॉब्लम है, और आपकी सेफ्टी की, आपकी फीलिंग्स की मैं उतनी ही कदर करता हूँ जितनी अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी फीलिंग्स की करूंगा। अगर आपने ये सारी चीजें देख ली तो आप लीडर नहीं हो, आप उनके ना मसीहा बन जाओगे, आप उनके, दे विल ट्रीट यू एज अ गॉड। तो लीडरशिप की एम्पैथी एक ऐसी बेसिक क्वालिटी है जो हर एक लीडर में होनी चाहिए। इससे वो रिस्पेक्ट कमाएंगे, होमली फीलिंग कमाएंगे, और आपके लिए वो किसी भी मोमेंट कभी भी कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। अमेजिंग मीनू जी। तो अभी तक आपने जो बात करी है वो करी है वर्कशॉप्स की, ट्रेनिंग्स की, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स की, उन इंस्टीट्यूट्स की जिन्होंने ये सारी चीजों को इम्प्लीमेंट किया है। और ये बातें करते करते हम आ गए हैं अब हमारे सेकंड रैपिड फायर राउंड पे। और कोशिश करेंगे कि आपको आपके एग्जाम जैसा ना लगे, लेकिन आपको रैपिड फायर में। तो क्या आप तैयार हैं मीनू जी? बिल्कुल जी, बिल्कुल। चलिए तो शुरुआत करते हैं। तो इफ यू हैव वन जाइजेंटिक बिलबोर्ड, एक बहुत बड़ा बिलबोर्ड है
और उस पे आप कुछ लिखना चाहें तो उस पे आप क्या लिखना चाहें? व्हाट वुड इट से? ओके, तो मैं उस पे ना सिर्फ छोटी सी यही बात लिखना चाहूंगी, सुरक्षा सबसे पहले, अपनी आवाज उठाओ हर स्थिति में, रेज योर वॉइस इन वॉट एवर मैटर, यू हैव टू रेज योर वॉइस। सबसे इम्पोर्टेंट है आपकी सेफ्टी। अच्छा, हाँ हाँ, बहुत शानदार बात बताई आपने। और मेरा दूसरा सवाल है कि अगर आपको किसी सेलिब्रिटी के साथ डेट करना हो तो वो कौन होगा और क्यों? ओके, दो दिस इज आउट ऑफ क्वेश्चन, बट स्टिल अगर मुझे किसी के साथ डेट करना हो तो मैं आमिर खान को चुनूंगी, क्योंकि उसकी जो मूवीज हैं, चाहे वो दिल हो, चाहे तारे जमी पर हो, चाहे लगान हो, या फिर अभी उन्होंने एक फिल्म डायरेक्ट की थी लापता लेडीज, हाँ। वो सारी मूवीज जो है, दैट इज रिस्पेक्ट फॉर विमेन, सोशल इशू, इंटेलेक्चुअल, पारंपरिक मीन्स फैमिली वैल्यूज को वो दर्शाते हैं, और ऑब्वियसली मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहलाते हैं, तो क्रिएटिविटी और मेहनत तो पूरी करते हैं। सो इन सारी चीजों के लिए अगर मैं उनको डेट करूंगी तो वो मेरे लिए एक बहुत इंस्पिरेशनल और एडुकेशनल होगा। और अगर आपको एक दिन के लिए ऐसा नियम बनाने का मौका मिले जिसे सभी को मानना होगा, तो आप ऐसा क्या नियम बनाएंगे? ओके, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो मैं एक ऐसा नियम बनाऊंगी, मुझे वैसे एक मूवी की याद आ गई, वो नायक, एक दिन का सीएम। तो अगर मुझे ऐसी एक मूवी, एक ऐसा नियम बनाना होगा, तो मैं बोलूंगी कि आप सभी को एक एक पॉजिटिव थॉट देना होगा, जो भी पर्सन आपके नेक्स्ट है, बी इट वाइफ, नेबर, आपका पड़ोसी, आपका दोस्त, आपका क्लास टीचर, आपका स्कूल वाला, आपको हर किसी को एक पॉजिटिव वैल्यू देना होगा, पॉजिटिव लाइक देना होगा, पॉजिटिव मैसेज देना होगा, हम्म जिससे हम पॉजिटिविटी को बढ़ाएं। हम्म। ठीक है। और दूसरा सवाल, अगर आपको किसी फिल्म के रीमेक में हीरो या हीरोइन बनने का मौका मिले तो आप कौन सी फिल्म करना चाहोगे? मैं करना चाहूंगी क्वीन, कंगना रनौत। हाँ, दैट्स एन अमेजिंग मूवी। अ, इसमें इंडिपेंडेंस है, सेल्फ डिस्कवरी है, विमेन एम्पावरमेंट है, रिलेशनशिप है, कल्चरल सेंसिटिविटी है, हम्म पॉजिटिव मैसेज है कि क्वीन बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट और एम्पावरिंग मूवी है मेरे लिए, तो मैं कंगना रनौत को रिप्लेस करके उसमें मैं एक्ट करना चाहूंगी। एंड एब्सोल्युटली लास्ट का जो सीन है वो शायद ये बोलता है कि रिस्पेक्ट योरसेल्फ फर्स्ट एंड रिस्पेक्ट योरसेल्फ एंड द वर्ल्ड विल फॉलो यू करके। यस, सो सेल्फ लव इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो इस मूवी में दिखाया है। बिल्कुल, बहुत ही मतलब एप्ट मूवी है। आप इसमें बहुत ही अच्छा रोल करेंगे मेरे हिसाब से तो। और क्योंकि उस चीज को समझना और उस चीज को दिल से जीना ही एक एक फिल्म में होता है, एक्टर को करना। तो जब आप उस चीज को बहुत अंदर से फील करते हैं तो आप निश्चित ही उस चीज को ऑन कैमरा भी लेकर आ पाएंगे। और इसी के साथ में अगला हमारा सवाल आता है कि यदि आपको आपका जीवन किसी के साथ बदलना पड़े, स्वैप करना पड़े, तो वो कौन होगा और क्यों? ओके, ये वाला क्वेश्चन एक बार मेरी बड़ी बेटी ने भी मुझसे पूछा था, तो इसका मतलब बहुत सिंपल सा एक इजी सा आंसर है कि मैं अपनी लाइफ ना मलाला यूसुफाई, आई होप आप जानते होंगे, उनके हाँ। साथ चेंज करना चाहूंगी, वाओ। क्योंकि एक वही लेडी ऐसी मुझे आज तक दिखी, जो दो मदर टेरेसा इज आल्सो वन ऑफ देम, बट मलाला यूसुफाई एक वो इंसान है जिनके लिए मैं नतमस्तक हूँ। इतनी इंस्पिरेशनल, शिक्षा के लिए उन्होंने संघर्ष किया, इतनी डिटर्मिन है, इतना करेज है उनमें, इतना साहस है, सबसे इम्पोर्टेंट है परिवर्तन के लिए उन्होंने लड़ाई की, इंस्पिरेशन फॉर चेंज है वो, पॉजिटिविटी और होप की वो मिसाल है। मतलब मैं तो 0.1% भी अगर उनके जैसे बन जाती हूँ, मेरे को लगेगा भोलेनाथ ने मुझे मतलब मेरा
पैदा होने का वो पूरा कर दिया। सो शी इज सच अ लेडी, बहुत बहुत मैं उनको बहुत प्रेज करती हूँ। सुपर्ब। और मैं यही मैनिफेस्ट करता हूँ कि वन डे वी होस्ट मलाला यूसुफजई ऑन टीजीवी फॉर श्योर, बिकॉज वो तो बहुत इंस्पिरेशनल लड़की है एंड नाउ शी हैज ग्रोन अप, बट या द वे शी फॉट तालिबान्स ना, दैट इज एडमायरेबल। और मीनू जी, आखिरी सवाल ये रैपिड फायर राउंड में, अगर ऐसी कौन सी आधुनिक यंत्र माने फैंटेसी गैजेट या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है जो आप देखना चाहोगे, नहीं तो खुद इन्वेंट करना चाहोगे? देखो मैं टेक्नोलॉजी में थोड़ी पीछे हूँ, बट अच्छा। अगर कुछ भी हमें यंत्र बनाना होगा तो मैं ऐसा कुछ आई डोंट नो अभी तक है या नहीं, बट बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हमारे टेक्नोलॉजी वाले। जैसे अभी बीपी और ये सारी मशीन हम मॉनिटर कर लेते हैं, हार्ट रेट मॉनिटर कर लेते हैं। इसी तरह से अगर हमारा लंग्स का, किडनी का हमें कुछ सिग्नल मिल जाए कि वो थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रही है या प्रॉब्लम करने वाली है, तो हम अवेयर हो जाएं उससे। ऐसा कुछ गैजेट अगर बन जाए तो मजा आ जाएगा, सो दैट लोग डायलिसिस पे नहीं जाएंगे। आई सीन माय फादर पासिंग अवे थ्रू डायलिसिस, तो मुझे एक वो किडनी का रहता है, लंग्स की किसी को प्रॉब्लम ना हो, ब्रीदिंग इश्यूज हो जाते हैं। तो ये सारी चीजों के लिए कोई डिवाइस अगर इजीली एक्सेसिबल हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल। सभी लोगों ने टाइम मशीन की बात तो करी है, लेकिन आपने आज जो ये बात करी है ये भी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हार्ट हार्ट के लिए भी हम लोग क्या कहते हैं, ढूंढ लिया है हमने कि किस तरीके से आपका हार्ट चल रहा है, लेकिन ये चीजें भी, तो हम बहुत सारी चीजों को इन देयर फर्स्ट स्टेजेस या इनिशियल स्टेजेस ही बहुत सारी डिजीजेस को रिकॉग्नाइज करके उनको ट्रीट कर पाएंगे। सो थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग इन सेकेंड रैपिड फायर। बहुत मजा आया और आपके जवाबों ने हमें बहुत ही अच्छा फील कराया। हमारी ऑडियंस भी अच्छा ही फील करेंगे निश्चित रूप से। अब एक सवाल है जो कि चलते चलते एक सवाल कि आप उभरते हुए युवा को आप ऐसी क्या सलाह देना चाहेंगे जो कि उनके लिए, उनके लाइफस्टाइल के लिए, उनके एक लाइफ कल्चर जो एक होना चाहिए उसके लिए इम्पोर्टेंट, ऐसी क्या सलाह है आपकी तरफ से? तो मैं उनको यही कहूंगी कि अपने सपनों का पीछा करो, लेकिन रियलिटी से कभी मत भागो। क्योंकि थ्री इडियट्स में भी आमिर खान ने एक बार ये बात बोली थी कि अगर आप मेहनत करोगे, ठीक है, तो सक्सेस आपके पीछे झक मार कर आएगी। ठीक है, तो अपने सपनों को देखो, रियलाइज योर इम्पोर्टेंस, अपने सपनों की अहमियत समझो। पहले बंद आंखों से मत देखो, खुली आंखों से सपना देखना सीखो। सपनों की अहमियत समझो कि आप जो सपने देख रहे हो वो किसके लिए हैं और उनकी क्या वैल्यूज हैं, क्योंकि हर एक चीज दो चीज पे टिकी होती है, वैल्यूज और मिशन। तो उन दोनों का एहसास कर कर आप सपनों की अहमियत को पहचानो। और डेफिनेटली अगर आप अपने सपनों के पीछे भागते हो तो रिस्क लेना ही पड़ेगा। टेक रिस्क, रिस्क उठाओ, कीप लर्निंग, और सबसे इम्पोर्टेंट अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान रखते हुए ही नेटवर्क बनाओ। ऐसा नहीं कि बस जो दुनिया ने किया वो आप कर रहे हो। डोंट बी आफ्टर रैट रेस। मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, और कभी होप मत छोड़ो। यही कुछ चीजें हैं, ये सब सलाहें हैं जो मैं अपनी यूथ को देना चाहती हूँ। क्योंकि एक सक्सेसफुल इंसान को बनने के लिए जिंदगी में तभी मदद मिलेगी जब उसमें उड़ान भरने की वो है, काबिलियत है। सो आप लोगों का समय अभी शुरू हो रहा है, सो लिव योर लाइफ टू द फुलेस्ट। अपना जीवन ईगल की तरह जियो, किसी कबूतर या किसी एक छोटे पक्षी की तरफ मत जियो, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो पोटेंशियल है कि आप दुनिया को बदल सकते हो। आप पॉजिटिव सोच के साथ बदलो, दुनिया आपके कदमों में है। सुपर्ब, बहुत शानदार बातचीत हुई आज हमारे साथ। और मीनू जी, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको टीजीवी हिंदी में इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसे लगा? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। मुझे एहसास हुआ कि मेरे को अपनी हिंदी पे काम करना है, मेरी हिंदी कमजोर है। और नहीं, आपका हिंदी तो बहुत बेटर है।
नहीं, बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे मिलकर, पायल जी से मिलके, और वाकई में मुझे एहसास आपने दिलाया कि हमारा देश कितनी तरक्की कर रहा है। बस हमें एक राइट गाइडेंस पे उन लोगों को पुश करना है, हल्का सा हम साथ दें तो देश आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। सही है, सही है। और हम ये विश करते हैं आपको, और फिर से हमारे प्लेटफॉर्म में बुलाएंगे, और इंग्लिश में तो जरूर एक एपिसोड करेंगे। थैंक यू सो मच मीनू जी। एंड आपको थैंक यू। मैं विश करता हूँ कि भगवान आपको मोर पावर दिए, ताकि आप ये एजुकेशन ऑन सेक्सुअल हरासमेंट, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट और पॉक्सो के बारे में बहुत सारा इंफॉर्मेशन फैलाना चाहिए आप। थैंक यू वंस अगेन। ऑलराइट, तो थैंक यू नवीन जी, थैंक यू पायल जी। मोस्ट वेलकम। तो और आखिरी दोस्तों, के बाद ये था हमारा आज का एपिसोड मीनू गोयल जी के साथ। और ओवर टू यू पायल। आखिरी के भाग से पहले आपसे एक विनती है, अगर आपने अभी तक टीजीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी कर लीजिए। और आपको ये श्रृंखला पसंद आई तो अपने 3 करीबी लोगों के साथ में जरूर शेयर करिए, शायद उन्हें भी इसमें से कोई फायदा हो या उन्हें कोई टिप्पणी पसंद आए। धन्यवाद। और चलिए सुनते हैं आज का सामान्य ज्ञान। और आज का सामान्य ज्ञान हमने सोचा कि 2 कंट्रीज के बारे में बात करें जिसमें वर्क प्लेस सेक्सुअल हरासमेंट कम हो। और उसमें वो लिस्ट में पहला आता है कि आइसलैंड, क्योंकि आइसलैंड में स्ट्रॉन्ग जेंडर इक्वालिटी मेजर्स इंप्लीमेंट कर चुका है, इसलिए आइसलैंड इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लोएस्ट रेट्स ऑफ वर्क प्लेस सेक्सुअल हरासमेंट, क्योंकि वहां पे बहुत स्ट्रिक्ट जेंडर इक्वालिटी लॉज है। और ये कंट्री ने ऐसा मैंडेट किया है कि जो कंपनी 25 से ज्यादा एम्प्लॉयज रहते हैं, वहां पे कंपनीज को प्रूव करना पड़ता है कि दे आर पेइंग मेन एंड वीमेन इक्वली। एंड ऐसा एक कल्चर ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट को फॉस्टर कर रहा है। और इसके अलावा द 1991 की लैंगिक समानता शिकायत समिति पीड़ितों के लिए त्वरित कानूनी सहायता प्रदान करती है, जिससे रिपोर्टिंग प्रक्रिया अधिक सुलभ और कम डराने वाली हो जाती है। सो विच मीन्स फियर ऑफ रिटेलिएशन कुछ भी नहीं है उधर, इसलिए आइसलैंड हैज लोएस्ट रेट्स ऑफ वर्कप्लेस सेक्सुअल हरासमेंट। सो ओ टू यू पायल। और दूसरा देश हमने लिया है स्वीडन, जिसके बारे में हम बताएंगे कि स्वीडन के कार्य पर्यावरण अधिनियम के अनुसार नियोक्ताओं को यौन उत्पीड़न सहित शारीरिक और मनोवैज्ञानिक उत्पीड़न को रोकने के लिए सक्रिय उपाय करने की आवश्यकता है। यह सक्रियता विश्वसनीय रिपोर्टिंग तंत्र के साथ सुरक्षित कार्यस्थल बनाती है। स्वीडिश कंपनियों को भी कानूनी रूप से वार्षिक सर्वेक्षण एनुअल रिपोर्टिंग करने और यौन उत्पीड़न निरंतर रोकथाम के प्रयासों को बढ़ावा देने सहित काम के माहौल के मुद्दों को संबोधित करने के लिए योजना बनाने की आवश्यकता होती है, एंड दे आर वर्किंग ऑन इट। लाइकवाइज, तो दोस्तों, आपको कोई ये कम ज्ञात तथ्य है प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट के बेस्ट प्रैक्टिसेस, या जो ये ऑर्गेनाइजेशन अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उसके बारे में आप बता दीजिए। अगर ये एपिसोड आप यूट्यूब पे वॉच करें तो वहां पे कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो आपको ये एपिसोड कहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मिले तो वहीं पे भी कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए यही पर समाप्त करता है। और दोस्तों, टीजीवी हिंदी में ट्यून करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई प्रतिक्रिया यानी सजेशंस है, या अगर आप किसी को हमारे मेहमान करके बुलाना चाहते हैं, हमें जरूर ईमेल करें। हमारा ईमेल एड्रेस tgvhindi@gmail.com। और मैं हूँ नवीन समला, आपके हमसफर। और यही उम्मीद है कि हमारे ये कोशिश कई लोगों की जिंदगी में कुछ अमूल्य बातें पहुंचाए। तो अगले बार तक के लिए नमस्ते और धन्यवाद दोस्तों। फिर से अगले एपिसोड में और एक मेहमान के साथ मिलेंगे। जब तक टेक केयर, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।